नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। आज हम केमिस्ट्री के अंदर एल्कोहल और यूरिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्मेंटेशन एल्कोहल, यूरिया और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, जिनकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है ईथर क्या है। तो ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर जो है वो एक तरह का एनेस्थेटिक होता है, निश्चेतक होता है ना, जिसको सूंघने से बेहोशी आती। क्लोरोफॉर्म भी एक तरह का क्या है, एनेस्थेटिक है। और ये आर ओ और आर के साथ में रखते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम एल कॉक्सी एल्केन नाम से जानते हैं। एल कॉक्सी अल्केन, है ना। तो ये साधारण सी बात है कि ईथर क्या है, तो एनेस्थेटिक है। उसके साथ में ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। साथ में अगर हम और भी बात करें तो इसका क्रियात्मक समूह समावयवी एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल और ईथर के बीच में क्रियात्मक समूह समावयवता पाई जाती है। पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बाद दूसरा, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड। इथेनॉल का निर्माण होता है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइलिन एंड शुगर थ्रू द फर्मेंटेशन, शर्करा के किण्वन से और इथिलीन के हाइड्रोलिसिस से, दोनों से। इसलिए सही आंसर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी। देखिए, थोड़ी सी बात हम समझते हैं। सबसे पहले इथाइलिन, इथाइलिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हम जल का योग करेंगे, है ना, जल योजन, है ना। और जल योजन कराते हैं तो मर्क्यूरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में तनु, तो यहाँ पर हमें जो है CH3CH2OH प्राप्त होता है। इसको एथेनॉल बोलते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, शर्करा के किण्वन से, तो हम जानते हैं स्टार्च, स्टार्च का किण्वन होता है फर्मेंटेशन, तो माल्टोज बनता है। और माल्टोज के किण्वन से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज मतलब शर्करा है। और इस ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से, किण्वन से, हमें C2H5OH इथेनॉल प्राप्त होता है, इथेनॉल। और यहाँ पर जाइमेज नाम का एंजाइम काम करता है, जाइमेज। तो इन दोनों विधियों से हम इथेनॉल बना सकते हैं। तो दोनों विधियों के बारे में आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। इत्र निम्न में से किससे बनाए जाते हैं। इत्र मतलब परफ्यूम, है ना। जैसे कि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए किन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन में देखें, एस्टर, बिल्कुल एस्टर की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी ज़रूरत पड़ती है, और मिथेनॉल, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। यह सभी सुगंधित पदार्थ बनाने में काम आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कास्ट एल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है। वुड एल्कोहल, है ना। तो मीथेनॉल जो है, जिसको हम मीथेनॉल या वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, वह ए ऑप्शन में दिख रहा है। जबकि एथेनॉल को ग्रेन एल्कोहल बोलते हैं, अनाज एल्कोहल, क्योंकि इसको अनाज से बनाते हैं। और मेथेनॉल को लकड़ी से बनाते हैं, तो लकड़ी वुड स्पिरिट या कास्ट एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, कास्ट स्पिरिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया है, ए वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पावर एल्कोहल, आजकल हम जानते हैं गाड़ियों में पेट्रोल के साथ में आपको एल्कोहल, इथेनॉल भी मिलाकर दिया जाता है, जो कि पावर एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम बात करें तो रेक्टिफाइड स्पिरिट ये नहीं है, मिथाइल एल्कोहल ये नहीं है, इथाइल एल्कोहल नहीं है, बेंजीन रहता है बिल्कुल, पेट्रोल रहता है, और उसके साथ में रहता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड की अगर हम बात करें तो उसको परिशोधित बोलते हैं। इसमें लगभग 96% इथेनॉल होता है, लगभग बोल रहा हूँ, और लगभग 4% के करीब पानी होता है। परिशोधित जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड। परिशुद्ध, परिशुद्ध भी याद रखना चाहिए। एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको। एब्सोल्यूट के अंदर अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो 100% इथेनॉल होता है, 100% इथेनॉल होता है। तो ये हो गया परिशोधित, ये हो गया परिशुद्ध, और ये हो गया है पावर एल्कोहल। और अगर आपने इथेनॉल के साथ मिथेनॉल मिला दिया तो आपको मिलेगा मिथाइलेटेड एल्कोहल,
मिथाइलेटेड एल्कोहल या विप्राकृतिकृत एल्कोहल। तो ये विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों के साथ में जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन ऑकर्स इन कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड। ये बोल रहा है दूध के दही में परिवर्तन में किस तरह का किण्वन होता है। तो सबसे पहले दूध की अगर हम बात करें तो दूध के अंदर एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, तो यहाँ पर एल्कोहलिक किण्वन होता है? नहीं। एसिटिक अम्ल का किण्वन होता है? नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किण्वन होता है? नहीं। जिसका किण्वन होता है वो कौन है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किण्वन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वह दूध को दही में बदलने के दौरान होता है। दूध को दही में बदलते हैं तो दूध के अंदर एक अम्ल है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल, और उस लैक्टिक अम्ल के किण्वन के परिणाम स्वरूप जो है हमको क्या प्राप्त होता है? दही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा जो है वह अम्लीय होता है। उसके बाद में होता है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के बाद में होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो हम बात करें तो इसमें बोला है एसिटिक एसिड इज मोर, एसिटिक अम्ल अधिक अम्लीय है, ये बात तो गलत है। ज़्यादा अम्लीय कौन है? फॉर्मिक अम्ल। तो पहला वाला नहीं सही हो पाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है, फॉर्मिक एसिड इज मोर, बिल्कुल सही बात है। ये बी वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा? सही। दोनों बराबर एसिडिक है, ये गलत है। एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो और भी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ज़्यादा एसिडिक है फॉर्मिक, फिर है बेंजोइक, और फिर है एसिटिक एसिड। तो ये जरूर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगली बार इन दोनों के बीच में बेंजोइक फंस जाए तो उस समय हम जरूर जवाब दे पाएंगे कि बेंजोइक एसिड भी जो है फॉर्मिक एसिड से कम अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर the gas which is produced in the reaction of oxalic acid with concentrated H2SO4, और एक गैस बनेगी जो श्वास रोधी है, एस्पायरेशन है ना, श्वास रोधी मतलब जो श्वसन करने में तकलीफ देगी, सांस को रोकेगी, वह गैस बनेगी। तो देखिए ये है ऑक्जेलिक एसिड, आप देख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की क्रिया करा रहा हूं मैं H2SO4 से। सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट लिखा है। इससे जब हम क्रिया कराते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, और जल भी प्राप्त होता है। तीनों चीज़ें प्राप्त होती है। देखो CO2 भी प्राप्त हुआ, CO भी प्राप्त हुआ, और H2O भी प्राप्त हुआ। पर इनमें से श्वास रोकने वाली, श्वास रोधी जो गैस है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए सही उत्तर कौन सा हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ियां जब चलती है तो उनके धुएं से भी कौन निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण से सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर जाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और मोनोकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और मोनोकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन जाता है तो अब शरीर का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए उपलब्ध नहीं है, और ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ेगा तो श्वसन की क्रिया क्या होगी? बाधित। इसीलिए बोला श्वास रोधी। तो सही आंसर कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। COOH और NH3 के मिश्रण को Al2O3 पर प्रभावित करने पर बनने वाला उत्पाद है। देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है CH3 CONH2, यहां पर बी ऑप्शन में लिखा है CH4, सी ऑप्शन में लिखा है CH3CN, और यहां पर लिखा है CH3 COONH4। इस तरह से निर्माण हो रहा है। तो अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं? अमोनिया से। तो अमोनिया से कराते हैं, गर्म मामला है Al2O3 की उपस्थिति में, तो ये CH3C और ये N यहाँ पर बन जाता है CH3CN, और यहाँ पर निकल जाते हैं जल के अणु। तो हमें जो मिलेगा वह मिलेगा CH3CN।
जो कि मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी में। तो सही आंसर कौन सा होगा, सी वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एथिल एसीटेट के जल अपघटन के लिए उत्प्रेरक, द कैटालिस्ट यूज्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करना है एथिल एसीटेट, तो CH3 C O और ये है C2H5 एथिल एसीटेट। इसका अगर मुझे हाइड्रोलिसिस करना चाहिए तो जल चाहिए, तो जल मतलब जलीय मामला होना चाहिए। तो जल तो सबके पास है, पर तोड़ने की ताकत कौन रखता है, H2SO4। एक्वस जलीय H2SO4 इसको तोड़ेगा तो एक अम्ल बनेगा और एक बनेगा एल्कोहल। हाइड्रोलिसिस, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमको अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसके लिए जलीय H2SO4 की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है। कंपाउंड गिव्स द कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन वही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस, क्रियात्मक समूह के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही लोग यह प्रक्रिया देते हैं कैनिजारो। तो अगर हम बात करें तो पहले मेरे पास में प्रोपियोनल्डिहाइड, तो ये C+O और ये H, CHO, ये लगा CH2 और ये लगा CH3, इसका नाम प्रोपियोनल्डिहाइड है। ये क्रियात्मक समूह के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं देगा भाई, क्योंकि इसके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा कौन है, बेंजल्डिहाइड, ये मैंने बनाया बेंजीन, ये इस तरह से बेंजीन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो C+O और H, ये वाले कार्बन के पास में हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो यहाँ वाला कार्बन है तो इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो गई, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं। हाँ इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, पर ये क्रियात्मक समूह के कार्बन का पड़ोस वाला अल्फा कार्बन जिसके पास में हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास में नहीं होता है वही देता है केनी-ज़ारो रिएक्शन। तो केनी-ज़ारो रिएक्शन कौन देगा, बेंजल्डिहाइड। तो सही आंसर हमको प्राप्त कौन सा हुआ, बेंजल्डिहाइड। अगर हम बात करें एसिटल्डिहाइड, तो ये है CH3, ये C+, और ये H, क्रियात्मक समूह के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा जिसके पास में आप देख सकते हैं क्या नजर आ रहे हैं हमको, हाइड्रोजन। तो जिनमें भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वह सब जो है क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं। वही देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये जैसे ब्रोमो, तो इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन ये, और इन दोनों के पास भी हाइड्रोजन है, तो जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वह कैनिजारो नहीं देते हैं। वही देगा कैनिजारो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और उसका आंसर कौन है, बेंजल्डिहाइड। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा आ रहा है, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट में अगर हम बात करें तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेशन होता है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि अनुनाद हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुनाद। तो देखिए ये है CH3, ये C, ये O और ये H। ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है और पड़ोसी पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। तो ये जो आंशिक रूप से धन आवेश और आंशिक रूप से ऋण आवेश है, तो इसमें जो है हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खींचे जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जैसे CH3, CH2, C+O और OH। यहां पर आपने CH2 की जगह CH लिखा और यहां पर क्लोरीन लगाया, तो ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। ये यहां से खींचे इलेक्ट्रॉन, किससे खींचे, कार्बन से, तो कार्बन से खींचेगा तो ये कार्बन पड़ोस वाले कार्बन से खींचेगा, ये पड़ोस वाला कार्बन किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से खींचेगा तो ये ऑक्सीजन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। तो जिसके कारण इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, धन आवेश, और यहाँ आंशिक रूप से ऋण आवेश, और इसमें जो खींचे जा रहे हैं
वह इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? अल्फा इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन? अल्फा इलेक्ट्रॉन। और ध्यान देने वाली बात है कि प्रेरणिक प्रभाव में अल्फा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और साथ ही साथ अणुओं पर, अणु के परमाणुओं पर आंशिक धन और आंशिक ऋण भी उत्पन्न होता है, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया है? ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोस्ट एसिडिक अमंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बनिक यौगिकों के कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय है, अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है, देखो CCl3COOH, सबसे ज्यादा अम्लीय तो P ही रहेगा भाई। सबसे ज्यादा अम्लीय P किस में दिख रहा है? अरे C में दिख रहा है, तो यहीं से मुझे पता चल गया आंसर यही रहेगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगे हैं और क्लोरीन मतलब विद्युत ऋणी जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा अम्लीय होता है। इन दोनों में अगर बात करें तो अभी एक प्रश्न देखा था Q और R, तो Q और R में से ज्यादा अम्लीय कौन हो गया है? R हो गया है। फिर ये तो उससे भी कम होगा, तो सबसे कम कौन होगा? S, क्योंकि CH3 ये बाद में जैसे जैसे मूलक बढ़ता है अम्लीयता क्या होती है? कम। कार्बन की संख्या यहाँ बढ़ती जाएगी तो अम्लीयता कम होती जाएगी, और विद्युत ऋणी तत्व बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो P वाला होगा। उससे कम कौन होगा? तो R वाला होगा। उससे कम S वाला होगा, Q होगा, और उससे कम S। तो हम जानते हैं कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना कम अम्लीय होगा। तो इसमें ज्यादा कार्बन, सबसे ज्यादा कार्बन इसी में तो लगे हैं, इसलिए सबसे कम अम्लीय यही होगा। और जितने ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व लगे होंगे उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो गया? P, और सबसे कम कौन हो गया? S। तो ये देखिए P सबसे ज्यादा और S सबसे कम, और इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है? तो ज्यादा अम्लीय कौन है? R। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? C वाला। आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक एसिड। बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी पीछे भी लिखा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय कार्बनिक यौगिक है। ये प्रयोगशाला में सरल विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब बाय फॉलोइंग सिंपल मेथड्स। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, यूज द रिएक्शन गिवन बिलो, जिसमें X को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो X डाइल्यूट H2SO4 से Y बनाएगा, और Y से क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। तो X की अगर हम बात करें तो X हमारे पास में क्या हो रहा है? तो X जो है वो हमारे पास में इथेनॉल है और इथेनल है। इथेनॉल और इथेनल। तो अगर हम देखें तो CH3 CH2 और ये लगा है OH, और इसकी अगर हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड से या डाइल्यूट HOH से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर एक यौगिक Y बनता है, और इस Y से हमको फिर जो प्राप्त होता है वह होता है CH3COOH। इस तरह से पूछा है। तो देखिए, इथेनॉल, इथेनॉल से तो प्राप्त नहीं होगा, इथेनॉल के जल अपघटन से। इथेनल से प्राप्त नहीं होगा। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन से प्राप्त नहीं होने वाला है। इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल CH3CN, इसको हम इथेन नाइट्राइल कहेंगे। इस इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन HOH से होगी, है ना। तो ये आपका X हो गया। और इस X की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा CH3CONH2 बनेगा, अमाइड बनेगा, एथेनामाइड। अगर परीक्षा में Y भी पूछ ले तो भी हम बता सकते हैं क्या बनेगा? इथेनामाइड। और इथेनामाइड का जब जल अपघटन होगा तो हमको मिलेगा एसिड। क्या मिलेगा? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, है ना, इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो हमको X पूछा है, तो X क्या होगा? इथेन नाइट्राइल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? D वाला। और अगर मुझसे पूछता कि Y क्या है तो Y क्या बताऊंगा? एथेनामाइड। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वही 14 नंबर का प्रश्न हिंदी में फिर से आ गया है। तो अगर हम बात करें तो इथेन नाइट्राइल लेते हैं CH3CN, उसका अगर हम जल अपघटन, जल से क्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर अमाइड, और फिर उस अमाइड की क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है CH3COOH एसिटिक एसिड। तो X पूछा है तो X इथेन नाइट्राइल है, और Y पूछे तो क्या है? अमाइड।
अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया परीक्षण देता है। देखो यूरिया जो है वह होता है NH2, C डबल बॉन्ड O, NH2। अब इसको और लिखूं तो ये C डबल बॉन्ड O, ये N, ये H, ये H, ये N, ये H और ये H, तो इसको बोलते हैं CONH2। तो CONH2 समूह जिसके अंदर होता है वही यूरिया होता है। तो यूरिया गिव्स द टेस्ट, है ना। तो यूरिया कौन सा परीक्षण देता है, तो CONH2 समूह देता है, जिसको हम बोलते हैं बाईयूरेट परीक्षण। याद रखिएगा, यूरिया कौन सा परीक्षण देता है, बाईयूरेट परीक्षण, जिसमें क्षारीय कॉपर सल्फेट बेसिक CuSO4 की 2-3 बूंदे डालते हैं तो हमको बैंगनी रंग प्राप्त होता है, वॉयलेट कलर। कौन सा कलर, वॉयलेट कलर। और इसी की सहायता से हम यूरिया की क्या कर सकते हैं, पहचान। तो ये बिल्कुल पुराने 8-10 सालों में जो प्रश्न आए थे वह आपको देखने के लिए मिले हैं, जिनकी ये छोटी सी आंसर शीट आपके सामने अवेलेबल है। तो बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है जो अम्ल एल्कोहल के बारे में आपको जानकारी प्रदान करता है। आप तैयारी करते रहिए, आप इसी तरह से प्रश्नों को देखते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।